हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके की क्लास। और ये हमारी क्लास 4th है और इससे पहले हम 3 क्लासेस करवा चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की गई थी। तो सबसे पहले अब हम बात करें यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ओके, लोकमान्य तिलक के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ओके, भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 2 समाचार पत्रिका चलवाई थी, ठीक है ना। 2 समाचार पत्रिका चलवाई थी। कौन कौन सी? तो ये थी केसरी जो कि मराठी भाषा में, फिर मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने। कहाँ पर की थी? तो ये की थी बेलगांव में, ठीक है। बेलगांव में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक यह गरमपंथी थे, ठीक है ना। गरमपंथी की 3 टुकड़ी में शामिल थी, 3 टुकड़ी में शामिल थी, ठीक है। लाल बाल पाल में शामिल थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत हुई। तो अभी मैंने आपको बताया कि मराठी भाषा में कौन सा है, केसरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केसरी जो कि मराठी भाषा में है और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो ये दोनों ही पत्रिकाएं बाल गंगाधर तिलक की। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केसरी। फिर अब हम बात करें बंगाल गजट। तो बंगाल गजट ये किसकी पत्रिका थी? तो ये थी जेम्स ऑगस्टस हिक्की की, ठीक है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की की जो कि 1780 में इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। हरिजन ये किसकी थी? तो यह थी महात्मा गांधी की पत्रिका, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई पत्रिका थी हरिजन, जो कि 1933 में इसकी शुरुआत हुई थी। ओके, तो ये थी डिटेल इसकी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पहले हम बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक यह तुगलक वंश का संस्थापक था और पहला सुल्तान था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक इसे गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। गाजी मलिक के नाम से इसे जाना जाता था। और गयासुद्दीन तुगलक इसने 1320 से 1325 तक शासन किया था, ठीक है। 1320 से 1325 तक इसने शासन किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसने वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत करवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर अब आते हैं हम क्वेश्चन पे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था। तो इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था, ठीक है। फिर बात करें मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसे जूना खान के नाम से जाना जाता था और यह तुगलक वंश का
दूसरा शासक था। ठीक है, तुगलक वंश का दूसरा शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है ना, दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी इसने अपनी राजधानी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक इसने तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए। ठीक है, तांबे और पीतल के सिक्के चलवाए जिनके दाम सोने और चांदी के सिक्के के बराबर थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये चलवाए थे। ठीक है, फिर अब हम बात करें यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक इसे यह तुगलक वंश का तीसरा शासक था। ठीक है, तुगलक वंश का तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसने 1351 से 1388 तक शासन किया था। 1351 से 1388 तक शासन किया था। यहाँ पे बता दूं मोहम्मद बिन तुगलक ने कब से कब तक शासन किया, तो इसने 1325 से 1351 तक शासन किया था। और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 तक शासन किया। और फिरोज शाह तुगलक इसने कुतुब मीनार, हौज खास और सूरज कुंड की मरम्मत करवाई थी। ठीक है ना, कुतुब मीनार, हौज खास और सूरज कुंड की मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसने शहर बसाया था फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद शहर को बसाया था और इसने नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, नहरों का निर्माण भी करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिर अब हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यह है गुलाम वंश का संस्थापक था। ओके, ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, कुतुब मीनार नींव रखी, सिर्फ इसका ग्राउंड फ्लोर बनवा पाया और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ओके, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन। ठीक है, फिर अब हम बात करें इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ये है गुलाम वंश का गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यह है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है, इल्तुतमिश इसने सिक्कों में तांबे का एक मिनट, इसने सिक्कों में चलवाया चांदी का टंका, तांबे का जीतल सिक्के चलवाए थे। ठीक है ना, इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल सिक्के चलवाए थे। और इल्तुतमिश इसने अपनी राजधानी से दिल्ली ठीक है, लाहौर से इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी
तो इसकी राजधानी थी लाहौर, ठीक है ना। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी राजधानी को, ठीक है। इल्तुतमिश इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था पूरा, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने, ठीक है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसकी शुरुआत की थी। ओके, तो ये है सारी डिटेल, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिएगा और नोट ज़रूर बनाइए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी है। तो इनमें से कौन सी दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप की राजधानी है। तो ये है दमन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दमन। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता यह किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो यह हुई थी सरस्वती नदी पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वैदिक सभ्यता यह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, ठीक है। और सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है। तो इसे हिमालय से माना जाता है, ठीक है ना। इसका उद्गम हिमालय से माना जाता है। ओके, फिर अब हम ऑप्शन में बात करें तो माही नदी ये कहाँ से निकलती है। तो यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से यह निकलती है। ओके, फिर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। चैमा युंगडुंग ग्लेशियर से यह निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके कई नाम हैं, जैसे कि इसे बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और तिब्बत में यारलुंग तशंगपो या सांगपो के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी इसे यहाँ पे लिख दी, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी इसे लाल नदी भी कहा जाता है, ठीक है। लाल नदी भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ओके, नेक्स्ट है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का हिस्सा है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान यह किस संरक्षित जैव मंडल का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात करें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। और यह किस संरक्षित जैव मंडल का हिस्सा है। तो यह हिस्सा है नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल का। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी संरक्षित जैव मंडल का, ठीक है। फिर अब हम बात करें कंचनजंगा संरक्षित जैव मंडल, ये कहाँ पर है। तो यह है सिक्किम में। ओके, फिर है सुंदरवन संरक्षित डेल्टा और जैव मंडल। तो संरक्षित जैव मंडल यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, ठीक है ना। नदी डेल्टा प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है, सुंदरवन संरक्षित जैव मंडल। फिर है मन्नार संरक्षित जैव मंडल की खाड़ी। तो मन्नार संरक्षित जैव मंडल की खाड़ी यह तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मुद्रा बैंक का कार्य क्या है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो मुद्रा बैंक का कार्य क्या है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। तो इसका कार्य है सूक्ष्म उद्यमों को पुनर्वित्त प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। तो किस भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
पद्म विभूषण प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ था बिरजू महाराज को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिरजू महाराज को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था 1986 में। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? तो सबसे पहला है रंगास्वामी कप पोलो। तो ये गलत है क्योंकि रंगास्वामी कप ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, तो ये सही है। फिर है याद बिंद्र कप, ये हॉकी से, तो ये भी सही है। रोवर्स कप फुटबॉल, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे सही कौन से है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सही है। रंगास्वामी कप ये पोलो नहीं, ये हॉकी से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगम सही है? तो इनमें से कौन सा संगम सही है? पहला है रुद्रप्रयाग, है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है, तो ये तो सही है। फिर कर्णप्रयाग, ये विष्णु गंगा और धौली गंगा, तो ये गलत है क्योंकि कर्णप्रयाग ये है अलकनंदा और पीडर गंगा का संगम है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट होगा सिर्फ ऑप्शन एक। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक रुद्रप्रयाग जो कि अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन बी, केवल एक। नेक्स्ट है, बेरोजगारी का अध्ययन निम्नलिखित अर्थशास्त्र में से किस एक का विषय है? तो बेरोजगारी का अध्ययन निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र में किस एक का विषय है? तो ये है समशिष्ट अर्थशास्त्र। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुसूची विषय सही सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा अनुसूची विषय से सही सम्मिलित नहीं है, ये हमें बताना है। पहला है तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप, तो ये तो सही है। फिर है 10वीं अनुसूची, तो यह दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान, तो यह भी सही है। फिर है 8वीं अनुसूची, तो इसमें भाषाएं, तो ये भी सही है। फिर है 9वीं अनुसूची, तो इसमें राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन, तो ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9वीं अनुसूची यह सही सम्मिलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट है तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक हैं अल-बरूनी। राइट आंसर ऑप्शन सी, अल-बरूनी यह तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक हैं। फिर उद्दीन बर्नी ये हैं तारीख ए फिरोज शाही के लिए जाना जाता है। ठीक है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख के फिरोज शाही के लिए जाना जाता है जियाउद्दीन बर्नी को। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो इन्हें भारत का तोता कहा जाता है या तूती ए हिंदी भी के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1867 में। किसने की थी? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। ओके, नेक्स्ट है अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो अशोक शिलालेख के अनुसार मगध साम्राज्य में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तोशाली, उज्जैनी, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ? तो इनमें से प्रांतीय केंद्र नहीं था, तो ये था इंद्रप्रस्थ। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है करागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करागम लोक नृत्य यह संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ओके, चलिए नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। राइट आंसर है आंसर बी, रानी राजी रेजिमेंट इसका नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इलियास खान का जन्म
लखनऊ में संगीतकारों के एक परिवार में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इलियास खान यह किसे बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे सितार बजाने के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सितार बजाने के लिए इलियास खान प्रसिद्ध थे। ओके, नेक्स्ट है चोलो, चेरो और पांड्यों के 3 राजवंश परिवारों के प्रमुखों का वर्णन करने वाला तमिल डैश शब्द है। तो चोलों, चेरो और पांड्यों की 3 राजवंश परिवारों के प्रमुख का वर्णन करने वाला तमिल शब्द है। तो ये है मूवेंदार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूवेंदार शब्द है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो ये होता है उपराष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वह सिस्टम जो आईपी पते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूपों में परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। तो वह सिस्टम जो आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखने जा सकने वाले प्रारूपों में परिवर्तित करती है, तो यह कहलाती है डोमेन नेम सिस्टम। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।